स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में, विवेक पाठशाला में। आज की कक्षाओं में हम लोग जो 10वीं इकाई लगी हुई है, अन्य विधाएँ एवं विभिन्न प्रकार की जो भी रचनाएँ लगी हुई हैं, उसके बारे में, जिसमें आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य विधाएँ के रूप में 10वीं इकाई में जो भी रचनाएँ लगी हुई हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत के तौर पे देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखित माटी की मूर्तें रचना पे अपनी बातचीत करेंगे। बातचीत संक्षेप में होगा और उनके द्वारा जो भी अन्य रचनाएं लिखी गई हैं, जो प्रकाशन वह से संबंधित बारंबार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों पे भी हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे। आज की चर्चा एवं परिचर्चा में हम राम वृक्ष बेनी की जो माटी की मूर्तें रचनाएं लगी हुई हैं, उस पे हम लोग संक्षेप में बातचीत रखेंगे। सबसे पहले हम उनके जन्म से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पे पहले ठहर के बात करेंगे। प्रायः राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इनका इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो बेनीपुरी नामक ग्राम है, वहाँ पे 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। लेकिन इनके जन्म से संबंधित प्राय विद्वानों में मतभेद है, इसलिए इनका जन्म राम वृक्ष बेनीपुरी ग्रंथावली के अनुसार इनका जन्म 1902 बताया गया है। लेकिन स्वसम्मत के अनुसार इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को ही माना जाता है। बेनीपुरी जो हमारे पाठ पुस्तक में लगी हुई माटी की मूर्ति रचना है, इसका लेखन प्रायः राम वृक्ष बेनीपुरी ने सिवान के में एक जेल है जिसका नाम अम्बापाली, यानी कि सिवान में एक जेल है, उसका नाम अम्बापाली है। वहाँ पे माटी की मूर्ति पुस्तक को रचना की। उस समय जिस समय देखा जाए तो माटी की मूर्ति रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी कर रहे थे, उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में एक चरमोत्कर्ष शिखर पे जा पहुंचा था। उन्हीं आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने की वजह से राम वृक्ष बेनीपुरी को कैद की सजा सुनाई गई थी और सेंट्रल जेल जो अम्बापाली है, उसमें राम वृक्ष जब जेल में थे तो उसी समय इन्होंने माटी की मूर्ति नामक पुस्तक की रचना की। इसके साथ साथ देखा जाए तो अन्य पुस्तकों की रचना की, लेकिन हम उस पर अपनी बातचीत नहीं करेंगे। केवल माटी की मूर्ति की रचना इन्होंने अम्बापाली नामक सेंट्रल जेल में की। बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्ति संभवतः 1942 से लेकर 1946 के बीच लिखी गई रेखा चित्र के रूप में है। बेनीपुरी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। पतियों के देश में जो इनका प्रमुख उपन्यास है, पतियों के देश में, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था। पुनः एक बार देखेंगे, पतियों के देश में उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था। कैदियों की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इन्होंने 2 उपन्यास लिखे। पहला उपन्यास इन्होंने पतियों के देश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में, जबकि दूसरा उपन्यास 10 वर्षों का जो समय अंतराल है उसके बाद इन्होंने कैद पत्नी नामक उपन्यास लिखे, जिनका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी में हुआ।
इन्होंने कुछ प्रमुख नाटक लिखे, उसमें हम एक-एक करके संपूर्ण नाटक का प्रकाशन वर्ष देखेंगे। अम्बापाली नाटक का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी में। अम्बापाली नाटक का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी में। विजेता नाटक का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी और इसके पहले 1943 ईस्वी में हुआ। तथागत नाटक का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी। नेत्रदान 1948 ईस्वी में। संघमित्रा 1948 ईस्वी। सिंघल विजय नाटक का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में। सीता की माँ नाटक का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में। नया समाज नाम का नाटक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ। शकुंतला अमर ज्योति जो रेडियो नाटक रूपांतरण है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ। गांव का देवता नाटक 1951-1952। रेडियो रूपक अमर ज्योति एवं गांव का देवता नामक नाटक, यह रेडियो रूपक नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 और 52 ईस्वी में हुआ। रामराज नाटक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ। पाटलिपुत्र जो अप्रकाशित नाटक रही। कुछ कहानी संग्रह है, उन कहानी संग्रह को देखेंगे। चिता के कुल कहानी संग्रह का लेखन वर्ष 1928 और 30 ईस्वी के बीच में रहा, जबकि प्रकाशन वर्ष 1947 और 48 के बीच में रहा। इन्होंने सिर्फ एक कहानी संग्रह लिखे, चिता के कुल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 और 47 के बीच में रहा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके जो शब्द चित्र हैं, उसके प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लाल तारा जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 से 1939 ईस्वी के बीच लिखा गया और इसी बीच इसका प्रकाशन हुआ। माटी के मोती जिसका लेखन काल 1942 ईस्वी से 1946 ईस्वी के बीच है, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। गेहूं और गुलाब सन 1948 और 50 ईस्वी में लिखा आखिरी अंतिम शब्द चित्र है। इसमें कुल 25 शब्द चित्र हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1948 से लेकर 1950 के बीच में रहा। संस्मरणात्मक लेख मील के पत्थर सन 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ। इसमें कुल 15 व्यक्तिपरक एवं संरचनात्मक लेख लिखे गए हैं। कुछ इनके चर्चित आत्मकथात्मक लेख हैं। मुझे याद रहा जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में रहा। जंजीर और दीवार जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखा गया, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 और 45 के बीच में रहा। कुछ यात्रा संस्मरण हैं जिनका क्रम प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि पैरों में बांधकर सन 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। पैरों में बांधकर सन 1952 ईस्वी में यात्रा संस्मरण इसका प्रकाशन हुआ। उड़ते चलो का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ। पैरों में बांधकर प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी में, जबकि उड़ते चलो का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ। नेपाल में यह संस्मरण बेनीपुरी ग्रंथावली भाग 4 में संकलित है। माटी की मूर्ति यानी कि जो रचनाएं लगी हुई हैं, उस पे अब हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे।
संभवतः देखा जाए माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा लिखी गई माटी की मूर्तें एक शब्द चित्र संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ और यह अपने जो स्वर्गीय मामा और मौसी हैं उनको समर्पित करें। स्वर्गीय मामा जो द्वारिका नाथ सिंह हैं और जो मौसी हैं उनको यह समर्पित करें, यानी कि माटी की मूर्ति का लेखन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ और लेखक ने भूमिका में अपने जो मामा द्वारिका नाथ और मौसी हैं उनको यह माटी की मूर्ति समर्पित कर रहे हैं। माटी की मूर्ति का मूल पांडुलिपि की पहली कॉपी पन्ने पे उन्होंने भूमिका के रूप में लिखा है कि माटी की मूर्ति, यानी कि कुछ गवाही स्केच है उसी पृष्ठ पे इन्होंने अपने स्वर्गीय मामा और मौसी को समर्पित किया है। माटी की मूर्ति का अधिकांश लेखन वर्ष 1940 से 46 के बीच में रहा। माटी की मूर्ति संग्रह में कुल 12 उप शब्द चित्र यानी कि उप संग्रह के रूप में विभाजित किया गया। उनमें से पहले क्रम में रजिया, दूसरे नंबर पे बालदेव सिंह, तीसरे नंबर पे सैजू भैया, चौथे नंबर पे मंगर और पांचवें नंबर पे रूपा कियाजी, छवें नंबर पे देव, सातवें नंबर पे बाल गोगनी भगत, आठवें नंबर पे भौजी, नौवें नंबर पे परमेश्वर, 10वें नंबर पे बैजू मामा और 11वें नंबर पे सुभान खां, 12वें नंबर पे बुधिया। यानी कि माटी की मूर्ति संग्रह में 12 शब्द चित्र हैं जो इस प्रकार से है। पहले नंबर पे रजिया, दूसरे नंबर पे बलदेव सिंह, तीसरे नंबर पे सैजू भैया, चौथे नंबर पे मंगर, पांचवें नंबर पे रूपा कियाजी, छवें नंबर पे देव, सातवें नंबर पे बाल भोगनी भगत, आठवें नंबर पे भौजी, नौवें नंबर पे परमेश्वर, 10वें नंबर पे बैजू मामा, 11वें नंबर पे सुभान खान, 12वें नंबर पे बुधिया। इन जो शब्द चित्र में 12 उप शाखाओं में विभाजित की गई, इससे हम आगे यानी कि इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपनी अति प्रसिद्ध माटी की मूर्ति को जीवनी कहा है और यह इनको चलते फिरते आदमियों का शब्द चित्र कहा है, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति को जीवनी कहा है एवं चलते फिरते आदमियों का शब्द चित्र मात्र कहा है। धन्यवाद।